तो सिग्नल एंड सिस्टम जो हमारा ऑलरेडी हम शुरू कर चुके थे भाई, उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें लाइक हमने एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, कैसे हम की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने ऑर्थोगोनैलिटी का एक कंसेप्ट यूज़ किया था जिसके थ्रू हम इजीली पावर और एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेसिक सिग्नल्स जैसे आप लोग के यूज़ होते हैं, आप उनको यूनिट इम्पल्स सिग्नल के नाम से जानते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल के नाम से जानते हैं, या रैंप सिग्नल के नाम से जानते हैं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको चाहे सिग्नल एंड सिस्टम आप पढ़ रहे हो या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, दोनों के अंदर में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता चलता है। तो उसी कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और कैसे आप इनके थ्रू अपने न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व कर पाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए। उसको हम यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए उसी को हम शुरू कर देते हैं अभी। ठीक, चलिए देखिए, पहला जो हमारे पास में सिग्नल आता है जिसको आप लोग जानते हैं, जो पहला हमारे पास में होता है बेसिक सिग्नल के नाम से आप जानते हैं इनको, यूनिट इम्पल्स सिग्नल के नाम से जानेंगे। देखिए यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी के नाम से, आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल और टी। ये डेल जो यहाँ पर लगाया गया है इसको हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल के नाम से जानते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि डेल टी को हम डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तो डेल टी को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज बिटवीन लिमिट एक्स टी, कोई भी हमारे पास में सिग्नल है उसकी हम लिमिट कर रहे हैं, और ये मेरे पास में उसका टाइम पीरियड यानी कि एप्सिलॉन नॉट आप बोल सकते हैं, ये टेंस टू जीरो करे। जैसे एक फिगर के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिग्नल मैंने बेसिक सिग्नल आपको दिया जो कि कुछ इस तरह का मैंने रिप्रेजेंट किया, एक स्क्वायर वेव आप बोल दो कि स्क्वायर सिग्नल हमने दे दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 है और ये मेरे पास में एप्सिलॉन बाई 2 है, क्योंकि ये अपने आप को क्या एक इवन सिग्नल के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि अगर मैं इसको जितना यहाँ पर देख रहा हूँ वही एम्पलीट्यूड इसके इस डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं, यानी कि वो उसके एक मिरर इमेज वहाँ पर बना रहा है, यानी एक इवन सिग्नल यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये माइनस से लेके एप्सिलॉन नॉट बाई 2 तक मेरे पास में जा रहा है। अब यहाँ पर सिग्नल की डेफिनेशन क्या बोलती है, सिग्नल की डेफिनेशन बोलती है कि जो मेरे पास में एप्सिलॉन नॉट है इसको आप जीरो की तरफ में टेंड करवाओ। तो जैसे जैसे आप इस जीरो को टेंड करवाते जाओगे, इस एप्सिलॉन नॉट को आप जीरो की तरफ में टेंड करवाते चला जाओगे, तो ये सिग्नल जो है सिकुड़ता चला जाएगा, यानी कि ये इसके सिकुड़ता इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे एक चीज कि इसका जो एरिया है, एरिया हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये आप इसको कम करते जाएंगे तो ये ऊपर वाली पीक जो है ये ऊपर की तरफ में इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो जब इसको आप एप्सिलॉन नॉट को जीरो की तरफ में टेंड करवाओगे तो ये वैल्यू मेरे पास में बन जाएगी दिस वन, और ये सिग्नल मेरे पास में आ जाएगा कुछ इस तरह का। यानी कि एक इंपल्स, जैसे आप गैस जो आपके पास में गैस स्टोव होता है उसको आप एक लाइटर के थ्रू जैसे ऑन करते हैं, तो आपने पहले गैस रेगुलेटर को आपने ऑन किया और जैसे ही आप उसके अंदर में एक स्पार्क देंगे तो एक बहुत तेजी के साथ में आवाज आएगी और वहां पर आग लग जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे एटम बॉम्ब हो गए, तो एक छोटे से इंस्टेंट के लिए वो चीज आएगी और अपना इफेक्ट जो होगा वो ढाकर वहां पर चली जाएगी, वो अपना इफेक्ट वहां पर छोड़कर चली जाएगी। तो ऐसी चीज को बोलते हैं इंपल्स, यानी कि एक झटके के साथ में कोई चीज आई हो तो आप उसको इंपल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर में आप इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ये तो आपने इसकी डेफिनेशन यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो डिफाइन कर दिया। तो डेल टी की फाइनल एक इक्वेशन हम ये बना सकते हैं कि डेल टी की जो वैल्यू है, अब यहां पर देखो जो मेरे पास में इंपल्स फंक्शन बना हुआ है, ये केवल और केवल टाइम जब मेरे पास में जीरो था वहां पर ये अपनी मैक्सिमम दे रहा है, यानी कि ये टेंड्स कहां पर कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ में टेंड्स कर रहा है। तो जो भी मेरे पास में टाइम पीरियड जो होगा दैट इज t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर में इसकी वैल्यू रहती है मेरे पास में इनफाइनाइट, और बाकी टाइम पर ये रहेगा क्या, यहां पर रहेगा नॉट इक्वल टू जीरो के ऊपर में क्या रहेगा, ये मेरे पास में जीरो वैल्यू यहां पर डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका जब आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके न्यूमेरिकल से जहां पर पूछे जाते हैं, तो डेल टी सिग्नल आपको दे देगा और डेल टी सिग्नल से आपको ये कंसिडर करना है और किसी के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देगा ये। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये देखना है कि यार ये सिग्नल केवल और केवल मेरे पास में t इज इक्वल टू जीरो पर कोई ना कोई वैल्यू देगा, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू वहां पर देगा। लेकिन अगर मैं अदर देन जीरो के ऊपर में जाऊंगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगी, जीरो वैल्यू यहां पर डिफाइन करते हैं आप उसको। ओके, तो ये इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, इस इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें अच्छे से समझना चाहिए और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर बन के आती है। तो पहली प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन करता हूं कि जो भी मेरे पास में यूनिट स्टेप सिग्नल होते हैं, यूनिट इंपल्स सिग्नल होते हैं, ये अपने आप में क्या होते हैं, इवन सिग्नल होते हैं। अब इवन सिग्नल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो भाई, देखो यहां पर t इक्वल टू जीरो के ऊपर में मेरे पास में क्या था, t इक्वल टू जीरो पे ये अपने आप को इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, लेकिन अदर देन इसके ऊपर में तो ये मेरे को जीरो वैल्यू दे रहा है। जब भी हम टाइम पॉजिटिव की तरफ में जा रहा हूं या नेगेटिव की तरफ में जा रहा हूं तो यहां पर मेरे पास में जीरो वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को उठा के रखें
किसी भी पर्टिकुलर टाइम की अगर ये वैल्यू मैं रखूं कि एक्स टी जो मेरे पास में था, यही वैल्यू अगर एक्स माइनस टी पर के मेरे को मिल जाती है, तो आपने समझा था कि ये क्या कहलाते हैं, इवन सिग्नल अपने आप में बन जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आप पॉजिटिव में कहीं पर भी वैल्यू रखो और नेगेटिव को इसके अंदर में रखोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू जीरो, या आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास में डिफाइन होता है कि जो इंपल्स सिग्नल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, इवन सिग्नल, आप उसको डिफाइन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लो कि आपका पूरा सिग्नल सिस्टम के अंदर में बार बार इसका यूज होने वाला है और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में भी इसका बार बार यूज होता है। क्या प्रॉपर्टी कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो भी सिग्नल है यानी कि डेल टी आपने लिया और उसको आप डी टी इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक आप इसकी लिमिट को लेके जा रहे हैं। जैसे यहां पर समझाने की कोशिश करूं मैं आपको कि ये मेरे पास में एक सिग्नल था जिसका एम्पलीट्यूड हमने क्या माना था भाई, 1/ε0 था, और जो कि ε0/2 से ε0/2 यानी कि माइनस से प्लस ε0/2 की तरफ में जा रहा है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस सिग्नल को माइनस इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी की तरफ में। जब ये ε0 की वैल्यू हम जीरो की तरफ में टेंड्स करवाते हैं तो ये सिग्नल कुछ इस तरह का बन जाता है। तो यहां पर ये बोला गया है कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की तरफ में, तो इसके अंदर जो भी एरिया आएगा वो एरिया की वैल्यू रहती है मेरे पास में 1। ठीक है, जैसे यहां पर अगर इस एरिया को कवर करेंगे, हम पूरे एरिया को हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में 1 आएगी, क्योंकि हमने इसी का यूज करते हुए ε0 को 0 करते हुए टेंस टू 0 किया है। तो ये जो इंपल्स सिग्नल मेरे पास में बनेगा, इसका भी अगर एरिया आप कैलकुलेट करोगे कहां से, माइनस इन्फिनिटी से लेके और इधर जो प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो इसके बीच में जो कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के नाम से आप जान सकते हो कि यूनिट इंपल्स की जो एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि उसके अंडर में जितना भी एरिया होगा वो हमारे पास में कितने का होगा, उसका 1 के बराबर में रहने वाला है। ठीक है, और ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक चलनी चाहिए, कि जो भी ε0 आपके पास में लिमिट है उसको आपको 0 की तरफ में लेके जाते हैं, तब ये प्रॉपर्टी हमारे पास में वैलिड रहती है। तीसरी प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हैं कि आप इसके स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बोल लूं इसकी कि स्ट्रेंथ बोल लो, या फिर हम इसको वेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हो। हमने कहा कि इनफाइनाइट की तरफ में, लेकिन अगर मैं ये करना चाहूं कि भाई जो सिग्नल था मेरे पास में डेल टी आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसको आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मान लो ये a0 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो यूनिट इंपल्स फंक्शन होगा जो इनफाइनाइट की तरफ में अप्रोच कर रहा था पहले, अब वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड जो कांस्टेंट वैल्यू यहां पर ले लेगा। यानी कि आप ये कहोगे कि इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में क्या हो गया, a नेट हो गया। तो ये डिफाइन किया हमने कि इन 0 के ऊपर में इनफाइनाइट होती है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, यानी उसका आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अच्छा आपने ये इंपल्स फंक्शन तो बना दिया, इसके अंडर में तो आपने बोल दिया जी एरिया हमारे पास में 1 है। अब ये जो मेरे पास में इंपल्स फंक्शन बना हुआ है इसका एरिया क्या डिफाइन करोगे? भाई बड़ा सिंपल है, आपको करना क्या होता है इसके अंदर में, जब भी आप किसी का एरिया निकालने जा रहे हैं तो एरिया निकालने के लिए आप करते क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये अपने आप में कांस्टेंट है, यानी कि a0 हमारे पास में बाहर आ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी की तक हमारे पास में सिग्नल होगा डेल टी, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये अंदर का जो वैल्यू होगा ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप में 1 बन जाएगा, यानी कि फाइनली आपको वैल्यू जो मिलेगी वो a0 मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंपल्स फंक्शन है उसको आपने वेटेड कर दिया या फिर उसके अंदर में स्ट्रेंथ डाल दी है, तो जो उसका एम्पलीट्यूड दिया गया, यानी कि जिस वैल्यू से आपने उसको स्ट्रेंथ दी गई है, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका एरिया आप कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर में। तो ये एरिया मेरे पास में कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है जिसको आप जानते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी के नाम से। तो पहली प्रॉपर्टी कि ये अपने आप में इवन सिग्नल है, दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके अंडर में एरिया मेरे पास में 1 रहते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी कि इसकी स्ट्रेंथ जो हमारे पास में आएगी, जो अगर इसको हम वेटेड कर देते हैं या फिर इसके अंदर में कोई स्ट्रेंथ डाल देते हैं, तो जो एरिया इसके अंदर में आएगा तो एरिया वही रहेगा जो उसके स्ट्रेंथ यहाँ पर हमने डाली है। चाहे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वही उस इंपल्स सिग्नल का क्या बन जाता है, एरिया बनकर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके। फोर्थ प्रॉपर्टी आप बोल दो तो ये कहलाती है मेरे पास में स्केलिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा इसका, स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग आप लोग समझ पाए होंगे कि हम अगर टाइम के साथ में कुछ भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कंप्रेशन करते हैं या फिर एक्सपेंशन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी मेरे पास में इसको हम इंपल्स को करेंगे, इंपल्स सिग्नल को हम जब भी करते हैं
तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? पहली चीज़ तो मान लो मेरे पास में डेल टी एक सिग्नल है और इसको आपको स्केलिंग करनी है। तो स्केलिंग करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपके टाइम को जो है किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपने कर दिया डेल ए टी आपने कर दिया। अब भाई आपने कर तो दिया, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, इसको कैसे आप अगर नॉर्मल लिखना चाहें तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये जो मेरे पास में ओरिजिनल सिग्नल रहेगा, तो ओरिजिनल सिग्नल को अगर मैं दोबारा से इसके अंदर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जो डेल टी होता है, यानी कि जो मेरे पास में सिग्नल है डिवाइडेड बाय जो भी स्केलिंग फैक्टर आप लोगों ने यूज किया है उससे यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये मैंने किया ए से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो उसी से यहाँ पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना कि इसका हमें केवल और केवल क्या यूज करना है, पॉजिटिव ही यूज करना है, यानी उसका मॉडुलस ही यहाँ पर आपको यूज करना होता है। तो डेल ए मेरे पास में डेल ए टी आपने उसका क्या किया, स्केलिंग किया टाइम का, तो यहाँ जो भी रिप्रेजेंट करेगा स्केलिंग, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है बाई 1/a फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि डेल टी मेरे पास में फंक्शन है, इसको मैंने कंप्रेस किया या जो भी किया मैंने 2t से मैंने इसको चेंज कर दिया, स्केलिंग कर दिया, तो मुझे बताओ कि इसका फाइनल आउटपुट मेरे पास में क्या आने वाला है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल टी जो ओरिजिनल अपने आप में सिग्नल था, यानी कि ये, और इसको आपने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू मेरे पास में क्या थी, 2 थी, तो ये मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो पहले इंपल्स मेरे पास में ये हुआ करता था, जब मैंने उसको स्केल किया तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड चेंज होने से मेरे पास में डेल टी यहाँ पर आपके पास में निकल कर आ जाएगा 1/2 डेल टी, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानियां थी मेरे पास में, जितना भी यूनिट इंपल्स जो सिग्नल होते हैं उनको लेकर थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर में हमें पढ़ना होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। जो यूनिट स्टेप सिग्नल सेकंड हम जो सिग्नल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिट स्टेप सिग्नल क्या करता है? तो यूनिट स्टेप सिग्नल ये कहता है कि भाई जो भी यूनिट, जैसा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, यूनिट और एक स्टेप, यानी कि जब भी ये शुरुआत करेगा तो अपने आप में एक स्टेप बनाएगा। तो हमने कहा कि ये मेरे पास में एक सिग्नल है जो यहाँ से शुरू होगा और ये अपने आप एक स्टेप बनाएगा, यानी कि एकदम पिक मारेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाएगा, और यूनिट हमने लगा दिया तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, 1 है। यहाँ से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका UT से हम बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में जो हमने t = 0 अज्यूम किया है, दिस इज t = 0 हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ पर t = 0 माइनस है और यहाँ पर t = 0 प्लस है। तो ये दो टाइम पीरियड मेरे पास में आ गए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में t माइनस 0 माइनस और t 0 प्लस, इन दोनों के ऊपर में सिग्नल की वैल्यू अलग अलग है। तो आप ये कहेंगे कि ये सिग्नल जो है t = 0 के ऊपर में क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास में सिग्नल है उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे जब हमारे पास में टाइम = 0 पर है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई ठीक है, कोई हमारे पास में सिग्नल तो आपने डिसकंटिन्यूअस बता दिया, लेकिन मुझे उसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करना पड़ जाए या फिर मुझे उस सिग्नल की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ जाए, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास में एक जो फिनोमिना है, गिब्स फिनोमिना के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर यूज में आता है। तो गिब्स फिनोमिना क्या कहता है कि हम कोई भी जो भी सिग्नल है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जैसे सिग्नल मेरे पास में 0 के ऊपर में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसने ये कहा कि भाई जो भी सिग्नल की वैल्यू उससे t 0 माइनस पर थी और जो भी उस सिग्नल की वैल्यू t 0 प्लस पर है, दोनों का आप एवरेज ले लो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये मेरे पास में यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल का UT जो मेरे पास में जो सिग्नल था वो 0 माइनस पर जो वैल्यू थी, प्लस मेरे पास में जो जो यूनिट स्टेप को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 प्लस पर जो वैल्यू थी वो डिवाइडेड बाय, आप इसको 2 कर दो, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप बोलेंगे कि ये U = 0 के ऊपर में वैल्यू इसकी डिफाइन होती है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताओ मेरे को कि U 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, तो U 0 के ऊपर में इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी बन रही है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में कितनी आ रही है, 0 माइनस के ऊपर में, तो ये आ रही है 0, यानी कि आप इसको डिफाइन करेंगे 0। लेकिन जब U 0 प्लस के ऊपर में जा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन हो रही है, ये 1 डिफाइन हो रही है, तो आप इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑन एन एवरेज आप निकालेंगे तो U 0 के ऊपर में सिग्नल की वैल्यू कितनी डिफाइन होती है, 1/2 से आप इसको डिफाइन करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखनी है कि जब भी आप डिसकंटिन्यूटी के, देखिए सिग्नल आगे हमारे पास में क्या हो रहा है, इसको हम 1, जो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 1 जाएगा, लेकिन आपसे ये कोई पूछ ले कि 0 के ऊपर में वैल्यू क्या रहेगी, तो हमें इनका एवरेज लेना पड़ता है कि मिनिमम क्या थी और मैक्सिमम क्या थी, यानी कि 0 माइनस पर उस सिग्नल की वैल्यू क्या थी और 0 प्लस के ऊपर में उस सिग्नल की वैल्यू क्या थी, तो उन दोनों का एवरेज लेंगे तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो U 0 के ऊपर में सिग्नल जो डिफाइंड होता है उसकी वैल्यू हमें 1/2 यूज कर चलनी होती है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ और प्रॉपर्टीज को लेकर चलता हूं मैं आपके साथ। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास में दो सिग्नल्स हैं जो कि एक UT है और एक UT-1,
ठीक है, आपने कहा कि ये मेरे पास में सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी को आप नोट डाउन करेंगे कि अगर मेरे पास में एक सिग्नल ut है और प्लस में u माइनस टी है, इन दोनों को जब भी ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू मेरे पास में क्या आती है, 1 आएगी। कैसे देखते हैं इसको भी। पहला मैं एक सिग्नल बना रहा हूं ut, तो ut जैसे भी आप लोग बनाएंगे तो आपने समझ लिया होगा कि ये पॉजिटिव की तरफ में जा रहा है, तो मेरा जो यूनिट स्टेप सिग्नल होगा कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं जीरो के ऊपर में इसको डिफाइन करना चाहूंगा तो जीरो के ऊपर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। उसी तरह से और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या जा रही है, मेरे पास में 1 जा रही है। लेकिन अगर मैं इस सिग्नल की बात करूंगा, ut-1 की बात करेंगे, तो ut-1 कहां डिफाइन होगा, ये भाई मेरे पास में नेगेटिव टाइम फ्रेम में डिफाइन होगा, यानी कि सिग्नल कुछ इस तरह करेगा, ये वाला मेरे पास में सिग्नल आ जाएगा। तो ये ut है और ये ut-1 है। अब कह रहा है कि इन दोनों सिग्नल्स को आप जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास में क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 1 कैसे बनेगा, देखो इसके अंदर में कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, जीरो के ऊपर में, और यहां पर भी इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास में 0 है। तो टाइम इक्वल टू 0 के ऊपर में जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो सिग्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। और थ्रू आउट ये नेगेटिव फ्रेम में कितना मेरे पास में 1 एम्पलीट्यूड लेके चल रहा है, और पॉजिटिव फ्रेम के अंदर में भी इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 लेके चल रहा है। तो यानी कि आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि हम एक सिग्नल को जब भी जोड़ देंगे कि ut यानी कि जो मेरे पास में नेगेटिव फ्रेम में था, और एक u प्लस टी, तो वो हमारे पास में पॉजिटिव फ्रेम के अंदर में, तो दोनों सिग्नल्स को आप जोड़ेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मेरे पास में बन के आएगा दैट विल बी सिग्नल 1, यानी कि हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन चलेगी जो कि अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगी, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास में दो यूनिट स्टेप सिग्नल्स, एक पॉजिटिव फ्रेम के अंदर में और एक मेरे पास में नेगेटिव फ्रेम के अंदर में है, तो दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू मेरे पास में कितनी बनेगी, 1 निकल कर यहाँ पर आती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर में क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यूनिट ut जो होते हैं वो अपने आप में एक पावर सिग्नल्स होते हैं। अब भाई पावर सिग्नल होते हैं तो इसकी पावर भी हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे जो हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स के अंदर में पढ़े हुए थे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्योंकि इनकी बार बार यूज़ होती है, तो ये कुछ डेटा हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसकी पावर जो है, पावर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आती है मेरे पास में 1/2 किसकी, यूनिट स्टेप सिग्नल की। दूसरा, इसकी कोई आरएमएस वैल्यू आप लोगों से पूछ ले कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप लोग बताओ, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसका क्या होगी, 1/√2 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई एवरेज वैल्यू आप लोगों से पूछ ले तो एवरेज वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे, जैसा कि अभी आप लोगों ने निकाला था कि 0 के ऊपर में जो वैल्यू निकाली हमने उसी को हम क्या कर देंगे, जो कि आ रही थी मेरे पास में 1/2 नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू को हमने जब सम अप करके और उसका जो एवरेज लिया था तो वहाँ पर वैल्यू मेरे पास में आई थी 1/2। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब भी हमारे पास में कोई भी यूनिट स्टेप सिग्नल है तो उसका जब भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आपको 1/2 यूज़ करना है। अगर मुझे आरएमएस वैल्यू वहाँ पर जरूरत पड़ रही है तो 1/√2 करूँगा, और एवरेज वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ रही है तो भी मैं 1/2 वहाँ पर यूज़ करने के चलूँगा। ठीक है, अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मेरे पास में इम्पल्स फंक्शन होता है, इम्पल्स फंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये जब भी हम इसके बाद में हमने देखा यूनिट स्टेप सिग्नल। अब यहाँ पर कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है जिससे हम यहाँ से इम्पल्स सिग्नल को बना दें, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिससे हम यूनिट स्टेप सिग्नल्स को बना दें, तो उसी को यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर में हमने देखा कि मेरे पास में अगर एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये कुछ यूनिट स्टेप सिग्नल मैंने बना रखा है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हर पॉइंट के ऊपर में आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते चलो तो आपको फाइनली मिलता क्या है, तो यहाँ पर आपको फाइनली मिलता है एक इम्पल्स सिग्नल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक इम्पल्स सिग्नल मिलता है, यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर आप डेरिवेटिव करोगे, उसका डेरिवेशन करोगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करोगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। और इम्पल्स सिग्नल की एक खूबसूरत बात ये होती है कि इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा वो हमारे पास में क्या होता है, 1 है। ये अपने आप में क्या लेके चलता है, 1 वैल्यू लेकर चल रहा होता है। ओके, लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई ठीक है डेरिवेटिव से तो आप क्या लिया है, इसके अंदर में इम्पल्स सिग्नल लिया है, लेकिन मुझे अगर उल्टा करना पड़ जाए कि इस इम्पल्स फंक्शन से मुझे अपना यूनिट स्टेप सिग्नल निकालना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके अंदर में हम क्या थ्योरम लगा देंगे, वहाँ पर हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। यानी कि आप ये बोलो कि भाई इम्पल्स से मुझे यूनिट स्टेप सिग्नल में जाना है तो उस पर्टिकुलर का आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, लेकिन मुझे यूनिट स्टेप से अगर इम्पल्स पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव कर दूंगा। तो ये अपने आप में क्या इंटरचेंजेबल है, आप एक सिग्नल से दूसरे की तरफ में जा सकते हो। भाई प्रॉपर्टी आप लोग को ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास में जो डेल ut है उसको आप dt से टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, dt मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये करूं कि डेल t है, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे किसी पर्टिकुलर टाइम -∞ से लेकर t टाइम पीरियड के अंदर में, तो आपको क्या मिलता है, ut मिल जाता है, ये मिल जाएगा। नो डाउट वो हमारे पास में एरिया 1 आएगा
कब? जब हम यहाँ पर टाइम जो मेरे पास में इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ में लेके जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया उस पर्टिकुलर टाइम तक आप लेके जाओगे, यानी कि टी टाइम तक लेके जाओगे, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से, तो आपको क्या मिलेगा? यूटी मिलेगा, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा। और ये मेरे पास में इस पूरे का एरिया माइनस इन्फिनिटी तक 1 रखता है, जो कि हमने पिछली प्रॉपर्टी के अंदर में समझ लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम सिग्नल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल मेरे पास में आता है, जिसको आपने जाना होगा सिग्नम फंक्शन के नाम से। सिग्नम फंक्शन के नाम से जाना होगा। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या है भाई?